ये समाज सेवा समाज सेवियों का ही धर्म नहीं है, जो चुन के गया है प्रतिनिधि उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि इन कामों पे वो ध्यान दे। और ऐसे जो जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा संकट है, उन शहरों से भी ज्यादा संकट आने वाला है हमारे क्षेत्र में, यदि हमने पानी पे ध्यान नहीं दिया। जैसे हम पर्यावरण संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी सभी क्षेत्र में गांव-गांव में अलग अलग टीम है। मैं ये कह सकता हूँ अब तक हमने तकरीबन लाखों पेड़ भी लगाए हैं। हमें कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिल रहा, एक नेता नहीं मिल रहा जो हमसे ये कह दे कि जाओ संजय जी, हम कहते हैं तुमसे ITI के बच्चे हो या योग्य बच्चे हो, जो जिसकी जितनी योग्यता के अनुसार बच्चों को कंपनी, हम सरकारी नौकरी के लिए नहीं कह रहे कि बटेंगे तो कटेंगे। ये शब्द एक वो शब्द है कि व्यक्ति को काटने वाला शब्द नहीं है, एक सूत्र में बांधने वाला शब्द है। गलत दिशा में मानता हूं, चाहे योगी जी भी किसी को फ्री सिलेंडर दे रहे हैं या राशन दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी किसी को फ्री सिलेंडर और वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मैं उसको भी गलत मानता हूं। मैं 2100 रुपये को भी गलत मानता हूं, या वहां पे भी जो ये लॉलीपॉप झूठे सच्चे जो भी दिए जा रहे हैं, मैं उसको भी गलत मानता हूं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत दिल से। अभी ग्रामीण क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा आधे से ज्यादा आबादी जो है देश की, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हमारे साथ में संजय नवादा जी हैं। आज हम चर्चा करेंगे, समाज सेवी हैं, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का जो जीर्णोद्धार है वो हो रहा है, गवर्नमेंट कैसा कार्य कर रही है। इनका खुद का भी एक बहुत बड़ा अभियान चला हुआ है। पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं ये, जो कि पिछले 20-25 सालों से लाखों पेड़ लगा चुकी है और उनका संरक्षण भी करती है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो सौरभ भाई जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आप हमारे निवास पर आए इंटरव्यू लेने के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं। भारत दिल से जो आपका चैनल है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। आपकी समस्त टीम का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप कहते हैं कि भाई भारत जो है ग्रामीण में बसा हुआ है, ये वास्तविक है। मैं तो ये कहता हूं कि पूरा भारत ही ग्रामीण उसमें बसा हुआ है, क्योंकि जो जैसे क्षेत्र के में जो हमारे क्षेत्र से जो लोग सेक्टरों में जाते हैं या कहीं दिल्ली जाते हैं, नोएडा बस रहे हैं, कहीं भी बस रहे हैं, वो भी तो हमारे गांवों के ही वो साथी है। रूट जो है वो रूट सबका एक ही है। वो गांवों से ही निकल के सेक्टरों में शहरों में जाके बस जाते हैं। बाकी है तो सभी ग्रामीण। मेरा मानना है कि सभी ग्रामीण है, चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे वो खेत में चलाने वाला हल का साथी है, हल चलाने वाला कोई साथी है, वो भी ग्रामीण है। और जो एक IPS अफसर गांव से निकल के गया, वो भी एक ग्रामीण का ही बेटा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत जो है वो गांव में बसता है। संजय जी, आप समाज सेवी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस तरीके से, मतलब ये गांव की जो समस्याएं हैं, जब आप इन्हें उठाते हैं तो अधिकारियों के साथ किस तरीके का व्यवहार रहता है? अधिकारी क्या, क्योंकि आपने कहा कि सबसे पहले मैं उसी सवाल पे आ गया कि अधिकारी भी यहीं से निकल के जाते हैं, तो क्या वो उस तरीके से सुनते हैं चीजों को, या फिर मतलब वो शहर में आके थोड़ा बदलाव आ जाता है उनमें कुछ? जैसा कि मैं कह सकता हूं सोनू भाई, ये बात सही है कि अधिकारी भी गांवों से निकल के जाते हैं। मैं भी मानता हूं सभी अधिकारी भी गांवों से जाते हैं। और मैं ये कहता हूं अपना अपना व्यवहार होता है अधिकारियों के साथ, अपना अपनी ट्यूनिंग है। आप किस तरीका से करते हैं, आप अधिकारियों को रोज परेशान करते हैं तो हो सकता है आपको वो लॉलीपॉप मीठी गोली दे देंगे। लेकिन यदि आप वास्तविक ही समाज सेवा और समाज हित और जनहित में कार्य करेंगे, और कभी जो जेन्युइन गांवों के मुद्दे हैं या क्षेत्र के जो भी जेन्युइन मुद्दे हैं, आप उनको समझाने में जितने सफल हो जाएंगे, मैं मानता हूं कि उतना अधिकारी करता भी है। तो मतलब अधिकारी जो है वो, आप समाज सेवी हैं, ज्यादा जानते होंगे किस तरीके से काम निकालना है अपना, क्योंकि जब मुद्दे जो हैं वो बहुत सारे ग्रामीण, आप मुझे बेसिकली 5 आपके गांव के या आसपास के क्षेत्र के कोई 5 ऐसे मुद्दे गिनवाइए जो मतलब सबकी ही मेन समस्या हो रही है, ऐसी कुछ। जैसे मैं कह सकता हूं, अब तालाबों का साफ सफाईकरण, तालाब वाला जो, हाँ, तालाबों का साफ सफाईकरण एक गांव का नहीं, पूरे क्षेत्र का, पूरे गांवों का, सभी गांवों का, जहां भी गांव बसते हैं सभी क्षेत्रों में ये समस्या है तालाब का सौंदर्यीकरण का। तो हालांकि प्राधिकरण ने तालाब सफाई भी कराई है,
लेकिन उनका अभी भी सौंदर्यकरण होना बकाया है, और करते भी हैं। हम कई तालाबों में मैंने स्वयं ने खड़े होकर करवाए हैं, अपने गांव वाला भी कराया है, बिलासपुर का हमने खड़े होकर कराया, और भी हमारी टीम ने, पर्यावरण समिति की टीम ने जगह जगह कराया। अब जैसे कि एक मिलक गांव पड़ता है हमारे ये दनकौर के पास है मिलक गांव, वहां के कई लोगों की मुझसे शिकायत है कि वो यमुना प्राधिकरण में आता है। तो मैं समझता हूं कि वहां के सीओ साहब को, यमुना प्राधिकरण के सीओ साहब को, एसएम साहब को ये समझना चाहिए, उस गांव के तालाब को जाके देखना चाहिए। उसमें काफी कूड़ा करकट भरा हुआ है, काफी मतलब गंदगी है, उसकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग मेरे पास कई बार आए भी हैं। और जैसे गांव गांव में चौपाल होती हैं, आपने कहा 5 पॉइंट बताइए। हाँ, गांवों में 5 गांवों में चौपाल होती है, बिल्कुल। तो चौपाल भी सभी गांवों में सामूहिक होती है, बिल्कुल। जिसपे जहां प्राधिकरण का काम है प्राधिकरण को करना चाहिए, जहां डीएम एसडीएम का काम है, जो गांव प्राधिकरण से अलग है। यदि हम भारत की बात कर रहे हैं, और भारत दिल आपका प्रोग्राम भी है, तो भारत दिल से आपका प्रोग्राम भी है, तो आपका नेटवर्क है, तो मैं ये कहूंगा कि जहां प्राधिकरण का काम है वहां पे प्राधिकरण को सभी चौपालों पे सौंदर्यकरण करना चाहिए। और सभी चौपालों पे एक हमारे आर्य समाज में एक यज्ञ करने की वो है, यज्ञ जो करते हैं, ऐसी कई चौपालें हैं जिन पे यज्ञ का वो बना के उनका सौंदर्यकरण करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि चौपालों पे हमारे पे ये जो हमारी ये बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी जो होती है, लाइब्रेरी बहुत अनिवार्य है। मैं समझता हूं कि अभी भी काफी गांवों में लाइब्रेरी ना होने के कारण बच्चों में एक योग्यता और एक अभाव है पढ़ने का, शिक्षा का अभाव है। मैं समझता हूं कि इन चीजों पे यदि हमारे अधिकारी ध्यान दें, चाहे वो डीएम साहब है, चाहे वो सीओ साहब है, चाहे वो शासन है, प्रशासन है, हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, जो भी है, मतलब जो भी जिसके जैसे अंडर में आता है, उसे उन लोगों को गांवों के ऐसी मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये समाज सेवा समाज सेवियों का ही धर्म नहीं है, जो चुन के गया है प्रतिनिधि उसका भी यह कर्तव्य बनता है कि इन कामों पे वो ध्यान दे। एक तो हो गया तालाब वाला जी, एक चौपाल हो गया, फिर एक लाइब्रेरी हो गया जी, और जैसे कि अभी गांवों में रास्ते हैं, गांव के जो मार्ग है, जो गांव की गलियां होती हैं, इनमें जो आरसीसी या कहीं लॉकटाइल जो किया है प्राधिकरण ने, या कहीं पे जहां प्राधिकरण नहीं है वहां खरंजा भी होंगे, और ऐसे भी गांव होंगे कि जहां पे अभी भी कच्चा होगा। तो ऐसे आम गांवों के लिए, सभी गांवों के लिए इन्हें ध्यान करना चाहिए। साफ सफाई का बहुत अच्छा मुद्दा है। साफ सफाई पे गांवों में प्राधिकरण को, हमको भी, स्वयं को, हमारे अड़ोस पड़ोसियों को, सभी को ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और मैं एक चीज और सबसे बड़ा मैं जो कहना चाहूंगा सोनू भाई, मैं ये कहना चाहूंगा, आज आने वाला समय एक जिसको मैं महसूस भी करता हूं और मेरी कई लोगों से चर्चा भी होती है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है हमारे क्षेत्र पे, गांवों में, सेक्टरों में और शहरों में। मैं उसको सामूहिक ही सभी जगह मानता हूं। ये पानी का जो संकट आने वाला है, कि हमारे बुजुर्ग, मेरे स्वयं पिताजी कहते थे कि हम एक पाइप पे पानी लेते थे, यानी कि एक पाइप 20 फुट का होता है, ऐसा वो कहते थे। और यहाँ से धनकौर से थोड़ी दूर जाके खादर, जिसे हम खादर की जमीन बोलते हैं, जो यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आती है, उसमें तो ऐसे कहते थे कि यदि जो बुजुर्गों की लाठी होती है, यदि लाठी को 4 बार ऐसे नीचे ऊपर मार दिया जाए तो पानी आ जाता था। आज खादर में भी करीबन 50 फुट 40 फुट पे पानी है, और गांवों में 180 200 पे समरसीवर हो रहे हैं, बोरिंग जो हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि कुछ समय बाद दिल्ली से और ऐसे जो जहां पे पानी की बहुत ज्यादा संकट है, उन शहरों से भी ज्यादा संकट आने वाला है हमारे क्षेत्र में, यदि हमने पानी पे ध्यान नहीं दिया। पानी को जो हम बहा रहे हैं, जो बिखेर रहे हैं, जिसको हम मिसयूज कर रहे हैं, उस पर यदि हमने ध्यान नहीं दिया, क्षेत्रवासियों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह दायित्व कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक सभी लोगों का बनता है, प्रति व्यक्ति का बनता है,
मैं कह सकता हूँ प्रति व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि पानी को कम से कम बिखेरा जाए, ताकि पहले वर्षा होती थी, आप देखते थे कि वर्षा कितनी होती थी, पहले 15-15 दिन तक वर्षा होती रहती थी। आज वो समय नहीं है कि वर्षा होती है, इतनी होती है, वर्षा कोई एक आध हो गई, वरना जो भी पानी है, जो हम समरसीवर से पानी बिखेर रहे हैं, वो ऊपर सूख जाता है। उसका तालाब में ना जाना और भाप बन के जो ऊपर जाके जाता है पानी, उसका ना जाना, ये कहीं ना कहीं संकट के विषय है। तो मतलब आपका कहने का बेसिकली मतलब ये है कि पानी का जो संरक्षण है वो नहीं हो पा रहा, हाँ बिल्कुल। और जो आपके पहले पॉइंट पे आ जाए हम, कि तालाबों का जो सौंदर्यीकरण है वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे हम पर्यावरण संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारी सभी क्षेत्र में गांव में अलग अलग टीम है। मैं ये कह सकता हूँ अब तक हमने तकरीबन लाखों पेड़ भी लगाए हैं, और इन पेड़ों को देने के लिए आपने कहा था कि अधिकारी कैसे सुनते हैं। आपने एक क्वेश्चन किया था कि अधिकारी कैसे सुनते हैं। मैं ये मानता हूं अभी तक जितने भी मैंने पेड़ लिए हैं, लगवाए हैं, एक एक पेड़ ईमानदारी से लगवाया है, और जो मुझे पेड़ मिले वो अधिकारियों से ही मिले हैं, यानी कि मेरा निजी उसमें कोई खर्चा भी नहीं है, अधिकारियों से मुझे पेड़ मिले हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अधिकारी सुनते भी हैं। यदि तो मैं फिर वो उसी बात पे आता हूं कि आप सामने वाले को किस तरीका से समझाने में प्रयासरत हैं। नहीं, वो ऐसा भी तो है भाई, आपकी नीयत साफ है। हाँ, तो अधिकारी भी सुनेगा। अब आप कोई अनग्रल बात उनके सामने रखें कि भाई ऐसा नहीं है, मेरे घर के सामने से खरंजा ठीक होना चाहिए, ये आप समाज की बात करते हैं तो अधिकारी सुनते हैं। मैं बस आपसे जानना चाह रहा था कि जब गांव से जाते हैं, निजी हित नहीं होना चाहिए, निजी हित नहीं, समाज हित होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई के बारे में। जी, अभी आपने बताया कि लाइब्रेरी वाला जी जी, लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरियां मैं देख रहा हूँ आसपास खुल भी रही हैं बहुत सारी। हाँ, जो है बिल्कुल। और तो इसमें भी कहीं ना कहीं जब आप जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो क्या फीडबैक मिलता है इसके लिए? फीडबैक जैसे मैं अपने गांव की बात कर लूं, नवादा गांव की, काफी लोगों ने मैंने चर्चा करी है, और लोग जागरूक भी हैं, लोग चाहते भी हैं, उसकी पहल चल भी रही है। हाँ बिल्कुल चल रही है, और हम ये चाहते, जैसे ही हमारी ये चौपाल बन जाएगी, अभी प्राधिकरण से मेरा बार बार प्रयास है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से, कि चौपाल जल्दी बन जाए। मैंने सुना है कि विधायक जी का भी उसमें लेटर लगा है, बड़ी अच्छी बात है। मैं विधायक जी से भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें नवादा जो चौपाल है उसको सीओ साहब को कह के, एसएम साहब को कह के, या और किसी अधिकारी को आप ज्यादा अच्छा समझते हैं तो उससे कह के नवादा चौपाल को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। पर्यावरण समिति आपसे अपील भी करती है। देखिए, ऐसा होता है कि जब लाइब्रेरी होती है तो वहाँ एक पढ़ने लिखने की किताबें हैं, आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, और ये शहरों में बड़ा इजी है। लेकिन गांव में अगर लाइब्रेरी होती है तो वहां से अगर एक दो बच्चे भी क्वालिफाई कर जाते हैं किसी चीज में, तो एक बड़ा बूस्टअप मिलता है उस चीज। जी जी, आपने जैसे शहर की बात करी है, मैं अपनी शहर की, मैं स्वयं इसका वो हूँ। मेरी दो भतीजी हैं जो संगम बिहार में रहती हैं, मेरे चाचा की पोती हैं, मेरे छोटे भाई की लड़की हैं, जो कि जिन्होंने नीट क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट 12th के बाद नीट क्लियर किया, और एक एम्स में नीट क्लियर करके MBBS कर रही है। बहुत बढ़िया। छोटी लड़की जो है उसने भी अपनी बड़ी बहन के कदमों पे चलकर उसने भी पहली बार में नीट क्लियर किया, और वो भी MBBS राम मनोहर लोहिया से कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपकी सही है कि जब बच्चों को माहौल ऐसा मिलेगा, जब माहौल मिलेगा तो बच्चे कहीं ना कहीं हमारे गांवों से भी इस तरह निकलेंगे। यदि इस तरह लाइब्रेरी बन जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छे योग्य टीचर हो जाए, अच्छे बच्चे पढ़ने पर ध्यान दें, नशा की तरफ बच्चे ध्यान ना दें और पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें, तो मैं समझता हूं कि वह उन्नति का कदम है। अब जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, तो बात आती है खेती बाड़ी की। जी, अब ज्यादातर यहाँ की जो जमीनें हैं, जी, आपके ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर की लगा लें जी, तो लगभग 40% जमीन जो है, 40% तो मैं सोचता हूँ कि 40% से ज्यादा जमीन जो है वो जा चुकी है। जी, बहुत कम क्षेत्र है इस खेती बाड़ी के लिए। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब बच्चों के लिए रोजगार जो है वो एक मुद्दा है, क्योंकि जब
खेत रहते हैं तो खेतों में कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अभी जब खेत नहीं है जिनके पास, या फिर जो जिनके पास खेत थोड़े कम थे और अब नहीं रहे हैं जी, तो बच्चों के लिए रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। देखो मैं बिल्कुल आपकी बात से, सोनू भाई बहुत अच्छा आपने पॉइंट कहा है, बहुत अच्छी बात कही है आपने, और मैं इसे समझता हूं कि ये हमारा दुर्भाग्य है। मान लो इसे मैं दुर्भाग्य इसलिए कहूंगा कि जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर थी, जमीन एक धरोहर होती है, जमीन जो धरोहर थी वो चली गई, और उसमें जो पैसे थोड़े थोड़े, क्योंकि सभी के पास 20 बीघा नहीं होती, 100 बीघा 50 बीघा नहीं होती, 2-2 बीघा होती है। 2 बीघे वाला, 2 बीघे जिसकी चली गई वो उसने तो अपने घर को बना लिया या अपनी शादी ब्याह कर लिया और वो जीरो हो गया। अब उसके बच्चों के रोजगार की बात आती है। रोजगार के लिए जैसे कि हमारे जो नेतागण हैं या हमारे जो जितने भी अधिकारी हैं ये कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, जबकि मुझे नहीं लगता कि वो बच्चों को रोजगार मिलता है, क्योंकि रोजगार यहाँ से 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से बच्चे लाए जाते हैं। यहाँ हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे गांवों में, क्षेत्र में या ग्रामीणों में ITI बच्चे नहीं है या योग्य बच्चे नहीं है। योग्य बच्चे हैं, ITI भी हैं और बच्चे योग्य है भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कि उनकी पहल, उनकी अगुवाई करे कौन? उनकी अगुवाई करने के लिए तो हमारे यहाँ कोई प्रथम व्यक्ति नहीं है जो उनकी अगुवाई करे, वरना गांव गांव जो हमारे ये नेतागण है या जितने भी, क्योंकि हमारी तो चलेगी नहीं, हमारी कंपनियों में नहीं चलेगी। आप भी समझते हैं इस बात को, मैं भी समझता हूं कि हमारी छोटे समाज सेवियों की या बड़े समाज सेवियों की, क्योंकि जो चुनिंदा लोग हैं, जो चुने हुए नेतागण हैं, उनकी ही कंपनियों में या शासन प्रशासन में चलती भी है। तो मैं समझता हूं कि गांव गांव एक ये ऐसा मुद्दा इनका बनना चाहिए, ऐसी इनको पहल करनी चाहिए कि अधिकारियों से टच होकर या कंपनियों से टच होकर गांव गांव 10-10 बच्चे, 5-5 बच्चे जो योग्य है, जो ITI है, जो अच्छे योग्य बच्चे हैं, पढ़ने में ठीक है, उनको कंपनियों में उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दिलवाने का इन्हें काम करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि सरकारियों में दे, क्योंकि हमारे यहाँ आपने कहा 40% जमीन चली गई तो 40% पे हमारे यहाँ काम हो गया, क्योंकि कहीं कंपनी आ गई, कहीं यूनिवर्सिटी आ गई, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो उनमें जगह तो है। अब ये क्या करते हैं कि ये 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से बच्चे लाते हैं और उन पे कंपनियां चलवाते हैं, वरना हमारे क्षेत्र का यहीं का बच्चा यदि काम करेगा तो मैं समझता हूं कोई भी गांव में बच्चा एक थाली नहीं डोलेगा। और उसी का एक ये कारण है कि जो बच्चा आज नशा की तरफ जा रहा है या बच्चा आज जो अनभिज्ञ, जो चोर उचक्का बन रहा है, यही उसका एक मूल कारण है कि बच्चों पे हमारे कोई भी रोजगार की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा, बिल्कुल भी। अच्छा, एक मेरी बात हो रही थी एक पत्रकार से, तो वो कह रहे थे कि हाँ यहाँ से जमीन वगैरह तो अधिग्रहण हुआ है, लेकिन जमीनें यहाँ की चली गई, अब यहाँ मांगते हैं वो ITI चाहिए और ये चाहिए, और वो उस तरीके के जो वो हैं, जैसे ITI खुलवाना हुआ और ये उस तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सरकार ने नहीं खोले हैं। अब ITI चाहिए और ITI यहाँ है नहीं, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। ITI यहाँ कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है। सरकार को पहल करनी चाहिए, उसकी पहल करनी चाहिए या बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जो हमारे बच्चों को। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, हम कहीं ना कहीं दूर जाके, हमारे बच्चे अपनी मेहनत से दूर जाके कर भी लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी तो ये रोजगार नहीं है, उनके लिए उनको भी तो सिफारिश चाहिए। उनके लिए मतलब वो जैसे अगर बाहर से ITI वगैरह करके, बाहर से ITI कोई दिल्ली करके आ रहा है, कोई बुलंदशहर करके आ रहा है, कोई जेवर करके आ रहा है, कोई जेवर से बाहर करके आ रहा है, कोई मतलब ITI जहां भी इंस्टीट्यूट है वहां से जो भी ITI करके आ रहा है, उनके लिए भी तो सिफारिश की जरूरत है भाई जी कंपनियों में। क्योंकि कंपनियों में तो गेट पे पहले कहा जाता है किसके माध्यम से आए हो, किसके रेफरेंस से आए हो। एक रूल भी तो है कि भाई यहाँ के बच्चों को रोजगार देंगे, उसका क्या होता है भाई साहब? किसका रूल, कैसा रूल? नहीं है, सिर्फ सिफारिश। आप सिफारिश, आपके पीछे सिफारिश है तो आपका बच्चा कामयाब है, वरना कोई रूल रेगुलेशन सब धरे रह जाते हैं। कहीं मैं यदि कोई मुझसे ये कहे कि क्षेत्र में से ITI बच्चों के कागज ला के दो, मैं आपको कागज दूंगा पूरे क्षेत्र में से बच्चों के, इस पहल को मैं करूंगा, लेकिन किससे, किसको अगुवाई के दें हम?
हमें कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिल रहा, एक नेता नहीं मिल रहा जो हमसे ये कह दे कि जाओ संजय जी, हम कहते हैं तुमसे ITI के बच्चे हो या योग्य बच्चे हो, जो जिसकी जितनी योग्यता के अनुसार बच्चों को कंपनी, हम सरकारी नौकरी के लिए नहीं कह रहे, हम कंपनियों की नौकरी के लिए कह रहे, जो कंपनियां 40% हमारी धरती को ले चुकी हैं। मेरा अभी 2022 के इलेक्शन में एक इंटरव्यू है, मैंने किया था आपके विधायक जो हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी का, तो उसमें मैंने ये मुद्दा भी उठाया था कि यहाँ से 200 किलोमीटर जब वो अपना कैंपेन कर रहे थे तो मैंने उठाया था ये मुद्दा, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि हम इस बार जो है वो 200 किलोमीटर वाला ये जो बैरियर है इसको हटाएंगे और यहाँ के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो क्या आपको लगता है 2022 से अब हम 25 में बैठे हुए हैं जी, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा बढ़ाव हुआ है या बिल्कुल जैसे कि तैसा ही है? नहीं, मैं बहुत 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 धन्यवाद करूंगा विधायक जी का, यदि विधायक जी इसमें पहल करते हैं। और मतलब करी नहीं है क्या अभी तक? नहीं, पहल है लेकिन इतनी उस तरीका से पहले है जो मैं समझ सकता हूँ, जिस तरीका से आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई सभी ग्रामीण के बच्चों को मतलब यहाँ ले लिया हो। आप जैसे लेकिन आप ज्यादा जाते हैं गांव वगैरह में और हाँ, सब कुछ गांव में क्या होता है, नहीं वीवो कंपनी है और कंपनियां है, जैसे ओप्पो कंपनी है, ओप्पो है हमारे पास नजदीक, बड़ी कंपनियां ये हैं, या और भी हमारे कासना में और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बच्चे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं लग रहे हैं, बच्चे लग भी रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हो कि जो 40% हमारे यहाँ की जमीन जा चुकी है, हमारे यहाँ ये रूल भी हमारे यहाँ 40% बच्चों को, यहीं के बच्चों को रोजगार देंगे हम। जब तो ये कंपनियां कहाँ सुनती हैं ऐसा? अच्छा, नहीं सुनती कंपनियां तो नहीं सुनती, वो कंपनियों को सुनाने वाले चाहिए। तो विधायक जी की तरफ से ऐसा मेरे को बताया गया था कि हम पहल करेंगे और सारी चीजें होंगी, वो अभी ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है कुछ भी। नहीं, ग्राउंड पे विधायक जी इस समय जागरूक भी हैं, करते भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस एक बड़े माहौल पे गति, जो बड़ी गति पे बड़ी तेज रफ्तार से यदि इसको किया जाए तो मैं समझता हूं कि विधायक जी जितना हमारे क्षेत्र के लिए करते हैं वो बहुत बेस्ट है, अच्छा करते हैं। और बच्चों के भविष्य के लिए यदि उसको और तेज गति से करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जल संरक्षण की आप बात कर रहे हैं तो मैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। आप पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं आप। आपकी किस तरीके से पहल रहती है जब आप गांव-गांव जाके लोगों को प्रेरित करते हैं? देखो, हमारी जो टीम की पहल रहती है, मैं एक वाक्य से बताऊंगा आपको जी। मेरी अभी घनश्याम पाल जी से बात हुई थी, तो बता रहे थे कि कहीं जैसे पेड़ लगे हुए हैं जी, तो वहां से कोई कॉल वॉल आती है, कहते हैं जी अरे आपके तो पेड़ सूख रहे हैं, तो आपके पास भी ऐसा कुछ आता है क्या? नहीं, हाँ होता है, ऐसा भी होता है। ऐसा है जैसे अभी हमने मान लो 10,000 पेड़ लगवाए, तो आप ये समझो कि 10,000 पेड़ को तो मैं नहीं देख सकता अकेला, या घनश्याम पाल जी नहीं देख सकते। वहां पे क्या होता है, हमारी सभी गांवों में, जैसे अभी हमारी क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, चाहे वो नवा पीपल का हो, दादूपुर हो, चाहे वो आपका बांजरपुर हो, चाहे आपका अलौदा हो, मतलब जितने भी गांव हैं हमारे क्षेत्र में, गौतम बुद्ध नगर में जो गांव है, बाकी इनमें जो हमारी टीमें हैं वो सब देख रेख करती है। हो सकता है कहीं किसी का कोई पेड़ किसी कारणवश नीचे कोई पत्थर आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है उसकी जड़ कटी हुई हो, मट्टी हट गई हो, जड़ कटी हुई हो, और वो किसी बच्चे ने गाड़ दिया हो और वो सूख गया हो। नहीं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, जैसे मतलब क्या पब्लिक सपोर्ट करती है आपको? हाँ, पब्लिक सपोर्ट करती है, या वो आपकी टीम ही लगी रहती है बस? बहुत से लोग बाग ऐसे भी होते होंगे जो बस इसमें रहते होंगे, अरे भाई आपके तो पेड़ सूख रहे हैं यहाँ, वो खुद पानी नहीं डालते हैं उसमें। हाँ, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो राजनीतिक लोग हैं, वो हमें फोन करके भी कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये पेड़ सूख रहा है। मैंने कहा भाई हाथ तो भगवान ने तुझे भी दिए, पानी तो कहीं जहां तू खड़ा है सूखे हुए पेड़ को देख रहा है, उसमें 2 बाल्टी पानी, 1 बाल्टी पानी, 1 मग्गा पानी तू भी गिर सकता है। लेकिन क्या उसे तो क्या होता है सोनू भाई, मैं आपको बताऊं, लोगों को एक दूसरे के तंज कसने होते हैं, जबकि मैं समझता हूं ये बहुत गलत है। वो टांग खिंचाई वाली होती है। अरे तुम्हारा कर्म तुम कर रहे हो, हमारा कर्म हम कर रहे हैं, आपका कर्म आप कर रहे हो। जितनी देर में आपने फोन किया है कि भाई ये पेड़ सूख रहे हैं, उतनी देर में तो पानी गिर देगा, लेकिन नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब जैसे आप जाते हो गांव-गांव जाते हो, ये
आपने बहुत अच्छी पहल कर रखी है, लोगों के बीच जाते हो, उन्हें समझाते हो। आज भी हम पीपल का गांव में, हतेवा गांव के, नवादा गांव के, पीपल का गांव के, अमरपुर गांव के जो हमारे माता बहनें हैं, जो 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल के बुजुर्ग लोग हैं, आज भी हमने चाचा फिरे हैं हमारे जिनेरपुर गांव के, चाचा चरण के छोटे भाई हैं वो, उनके पिताजी की याद में वो हमेशा हर वर्ष सर्दियों में कंबल बांटते हैं। आज भी हमने 5 गांवों के लोगों को कंबल बंटवाने का काम करे, हमारी समिति की टीम उसमें प्रथम पंक्ति में रही है बंटवाने में। बहुत 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 अच्छा कार्य है ये। अभी मतलब ये समाज सेवा पे आप तो ये करते ही रहते हैं सारी चीजें, और ये कंबल वितरण वाला, अच्छा मुझे क्या लगता है अभी जैसे कि मैं आपको कल का भी अपना वो बता दूं भैया, कल ये महाकुंभ का जो है, दैनिक जागरण एक महाकुंभ की यात्रा निकाला, रथ निकाल रहा है, रथ यात्रा निकाल रहा है, चल रहा है। तो नोएडा से वो चली है और कल जो है जीएल बजाज पे आज वो समापन हुई है। तो उसके बाद अब ये यात्रा सीधी वहां चली जाएगी महाकुंभ प्रयागराज में 13 तारीख। तो हम कल परसों से यात्रा के साथ हैं। हमारे करीबन कई दर्जन लोग, पर्यावरण संरक्षण समिति के कई दर्जन लोग दैनिक जागरण के साथ रहे हैं 2 दिन से लगातार, हर जगह जहां जहां भी यात्रा गई है। इससे पहले एक मुट्ठी अन्न कलश का कलश वाला राम कलश वाला पिछले वर्ष में, उसमें एक हादसा भी हो गया था, बल्कि गांव में, हमारे नवादा गांव में 151 माता बहनों ने जो कलश उठाए थे, उसमें एक हादसा भी हो गया था, और उसमें दैनिक जागरण उस हादसे में पीछे हट गया था। लेकिन हम आज भी अपना कर्तव्य समझ के उनके रथ के साथ साथ 2 दिन रहे हैं, लगातार हर जगह रहे हैं। ये तो आपका बहुत अच्छा वो है। अभी जो ये कुंभ वाला है सारा, इसको किस तरीके से देखते हैं गवर्नमेंट? क्या मतलब आप, मतलब मैं वैसे राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आप तो मैं राजनीतिक आदमी भी नहीं हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, आप अन्यथा मत लीजिएगा। मतलब बस ऐसे ही आपसे ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ कि क्या अभी आपके क्षेत्र के लिए, या आप अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं जी, तो जो अभी क्या कहा जाता है कि योगी सरकार जो है वो किस तरीके का कार्य कर रही है? आपके आंकलन अगर आप नापे 10 में से कितना नंबर देंगे? किस तरीके से महाकुंभ के उसमें सारे उस पर स्पष्ट कराना चाहते हैं? देखिए, अब पूरा पैमाना नापने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। मैं योगी जी को इसलिए पसंद करता हूँ कि योगी जी, अच्छा मतलब आप पसंद करते हैं? मैं पसंद करता हूँ क्योंकि वो टॉक टू टॉक बात करते हैं, वो उसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करते हैं। आपको बुरा लगे लगे, मुझे अच्छा लगे लगे, वो उन्हें जो बात कहनी है वो सीधी बात कहनी है, इसलिए मैं उन्हें पसंद करता हूँ। अब वो हित में करते हैं सबके में, अनहित में करते हैं, वो उनके अंदर है, वो अपनी आत्मा से जानते होंगे, उनकी आत्मा के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन इसमें मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अभी तक जैसा भी मैं जितना भी प्रदेश में जो भी देख रहा हूं, अभी तक सभी के हित में जो कार्य किए गए हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो मकान मिलने हो, वो ऐसा नहीं है कि इसका नाम काट के उसके नाम को दिया जाए, उसका नाम हटा के इसके नाम को दिया जाए, ऐसा अभी तक ना हमें देखने को मिला है, इसलिए मैं उन्हें पसंद भी करता हूँ। कितने नंबर देंगे? जैसे 10 में से एक आकलन लगा लें, 10 में से 10 का पैमाना पूरा, 10 में से 10। बहुत बहुत बढ़िया। अब इसी मुद्दे पे मैं आपको बताऊं कि उनका एक बयान आता है जी कि बटेंगे तो कटेंगे जी, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, इसको आप किसी दूसरे पहलू पर ना ले जाएं, इसको किसी धर्म या किसी दूसरी जाति मैं ले जाने से क्या है? मैं किसी के लिए भी कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के लिए भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं ले जाने वाला आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए भी कह रहा हूँ, जो भी ले रहा है मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ, जो नहीं ले रहा मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, कि बटेंगे तो कटेंगे, ये शब्द एक वो शब्द है कि व्यक्ति को काटने वाला शब्द नहीं है, एक सूत्र में बांधने वाला शब्द है। अब एक सूत्र में कौन आएगा और कौन जाएगा, ये तो तय वो लोग करेंगे कि कौन आएगा और कौन जाएगा, ये तो उन लोगों का तय करना है ना। कि उन्होंने तो ये कह दिया बटोगे तो कटोगे, समझो मेरी बात को। वो मेरी बचपन में कहानी भी पढ़ते थे, वो लकड़ी देते हैं 4 से 5 लकड़ी दे दी नहीं तोड़ पाएंगे, 1 लकड़ी दे दी टूट जाएगी। तो बटने का मतलब और कटने में ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को काटना है या किसी के ऊपर प्रहार है,
ये तो उनका एक अपना नारा भी हो सकता है, इसको आप उनके तरफ से ये भी कह सकते हो कि वो तो चाहते हैं पूरा प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश एक जगह बटे, एक जगह रहे, एक जगह बटे या एक जगह इकट्ठा रहे, बटे ना, बटे नहीं, बटे ना, वो तो ये चाहते हैं, ऐसा भी तो मान सकते हैं इसको। लेकिन अब मेरी मानसिकता है कि मैं क्या मानूं इसको, मैं तो ये मानूंगा कि भाई मेरी जाति को काट दिया, ये भी तो कह सकते हैं इसे। वो किसी विशेष धर्म के लिए थोड़ी मानोगे, मैं भी मान सकता हूं अपने लिए कि मेरी जाति को काटने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो चाहते पूरा उत्तर प्रदेश एक उसमें रहे, एक सूत्र बटे ना। बहुत बहुत बढ़िया। अब एक और हो सकता है लोग, आप मेरी इस बात को लोग उसमें ले, लेकिन अब मेरा ओपिनियन यही है। आपका ओपिनियन है, आप बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि आप कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, और आप जो है समाज सेवी हैं। किस तरीके से आप समाज के बीच रहते हैं, समाज में किस तरीके से, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि लोगों का प्रोस्पेक्टिव क्या है। जी जी, प्रोस्पेक्टिव किस तरीके से आप समाज में रहते हैं, तो समाज को का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप लोगों के बीच में जाते हैं तो सारा डिस्कशन रहता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा वो वाक्य बताऊं तो, अंग्रेजों के जमाने में जब जर्मनी की लड़ाई और ये सारी लड़ाइयां चल रही थी, तो गांव के लोगों को भी ये पता होता था किसी ना किसी तरीके से कि वहां इस तरीके का चल रहा है, क्योंकि गांव के लोगों में ये जो एकजुट के बैठना, सब लोगों को, एक आदमी को पता है तो वो सब लोगों को बता रहा है। जी जी, तो सामाजिक व्यवहार है। हाँ, एक सवाल मेरा और है कि राजनीति और समाज सेवा जी, ये एक साथ मतलब चल सकती हैं क्या, साथ साथ में जैसे? हाँ बिल्कुल चल सकती है, और अच्छे से चल सकती है। समाज सेवा से राजनीति बहुत ज्यादा अच्छी चल सकती है, क्योंकि जो राजनीति व्यक्ति कर रहा है, राजनीति करके जो विधायक, सांसद या जो मंत्री, चाहे कोई मुख्यमंत्री, चाहे कोई प्रधानमंत्री, जो भी बना है राजनीति से, वो समाज सेवा के लिए ही तो बना है। बना तो है। इसमें मेरा पूछने का सवाल ये था कि जब आदमी क्या होता है, इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, सारी चीजें होती हैं, समाज की सेवा के लिए हम करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर पता चलता है कि वो अपना घर भरने में लग जाते हैं, अगले इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं, वही करप्शन वाला सारा। अब दिल्ली के इलेक्शन है, उसमें आप देखेंगे कैसे एक पार्टी जो यूं कह के आई थी कि भाई हम सारा करप्शन को खत्म कर देंगे, फिर वो खुद करप्शन के चार्जेस में चली जाती है, जेल में जा रहे हैं उनके बड़े बड़े नेता। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि समाज सेवा के लिए आते हैं लोग बाग। देखो, समाज सेवा के लिए वो आते हैं, और आपने एक अभी बहुत अच्छी बात कही कि वो फिर अपना घर भरने लग जाते हैं, अपनी जेब भरने लग जाते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, लोग कहते हैं। हाँ, मेरा बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल आप लोगों का ओपिनियन लेके कहते हो, कोई बात कहते हो, ठीक है। तो एक बार व्यक्ति गलती कर सकता है, आप कोई शब्द मुझसे कह के और उसका मुझे यदि बुरा लगता है तो आपका मैं एक बार सुनूंगा, यदि आप दोबारा उसे बोलेंगे तो मैं आपको टोक दूंगा, मानोगे ये बात? बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति चुन के जाता है और वो एक बार अपनी जेब भरता है, एक बार अपनी कोठी भरता है, अपने घर भरता है, अपना बैंक बैलेंस भरता है, तो दोबारा उसको जनता नकार देती है। जहां वो अपना बैंक बैलेंस या अपनी कोठी भरने लगता है, वही जनता उसकी जो वोट गिरते वक्त उसकी जो वो है ना, वोट गिरने की टोकरी, उसको खाली छोड़ देती है। आज का रेशो ये है। मेरा मानना ये है कि लोग इतने जागरूक हैं कि अब उन चीजों में लोग नहीं आते कि मतलब कोई शराब पे बिक जाएगा या कोई उसमें बिक जाएगा या कोई किसी को ऐसे ही पागल बना लेगा। आज हर व्यक्ति जागरूक है, काम चाहता है, काम करना भी चाहिए, यही उसका धर्म भी है, यही उसका कर्म भी है, इसीलिए जनता उसे चुन के भेजती भी है। नहीं, एक ये जो हमारा लोकतंत्र है, ये एक ऐसा पर्व भी कह सकते हैं हम इसे, हर 5 साल में ये पर्व आता है, और सही भी है कि जनता जिसको जो इस तरीके का कार्य करता है उसको उठा के फेंक दे, दूसरे को मौका दे जो उन्हें लगता है। अब मैं एक वाक्य और लाऊंगा। अभी 2024 में इलेक्शन हुए जी, तो कांग्रेस का, जी, मैं पर्टिकुलरली पार्टी का नाम लेके कह रहा हूं, कांग्रेस ने कहा था कि 8,500 रुपए हम आपको देंगे, एक फॉर्म भरवाया था जी। ऐसा इसी तरीके का, क्योंकि दिल्ली आपके पास है भाई, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली बहुत करीब में ही है, तो दिल्ली में भी इसी तरीके का वो चल रहा है सारा, के
2100 रुपए, हाँ, ये देना वगैरह भरा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीति है ये कहाँ चली गई है? फ्री की रेवड़ी वाला मामला है। अब इन चीजों के लिए आपने कहा योगी जी को 10 नंबर में कितने दोगे, मैंने कहा 10 नंबर दूंगा, ठीक है जी। अभी आपने कहा दिल्ली में जो 2100 रुपए वाला चल रहा है उसको आप किस दिशा में मानते हो? मैं तो इन सभी चीजों को गलत दिशा में मानता हूं। चाहे योगी जी भी किसी को फ्री सिलेंडर दे रहे हैं या राशन दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी किसी को फ्री सिलेंडर और वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मैं उसको भी गलत मानता हूं। मैं 2100 रुपए को भी गलत मानता हूं, या वहां पे भी जो ये लॉलीपॉप झूठे सच्चे जो भी दिए जा रहे हैं मैं उसको भी गलत मानता हूं। मैं एक चीज मानता हूं, हमारी राजनीति को, राजनीति करने वाले पदाधिकारियों को, जो चुने हुए मंत्री हैं, विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, जो भी पार्टी आए या कोई भी आए, मैं ये नहीं कहता कौन क्या, उनको सब एक कर्म करना चाहिए, एक कार्य करना चाहिए। यदि देना है तो आप फ्री शिक्षा दें और फ्री स्वास्थ्य दें, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिससे हर व्यक्ति का, हर समाज हित में, जनहित में, जन जन का फायदा होगा, ना कि आप किसी एक। आप तो हमें और छोटा बना रहे हैं। आपने मुझे राशन दे दिया, मुझे छोटा बना दिया, मुझे कमजोर कर दिया। राशन मुझे दे दिया, गैस मुझे दे दी, सिलेंडर मुझे फ्री दे दिया, मुझे कमाने के लिए आपने अपंग बना दिया। मेरा ये भी मानना है, आप 2100 रुपए दे रहे हो, आप तो खरीद रहे हो। 2100 रुपए में हमारे मान सम्मान का आप सौदा कर रहे हो। क्या हम 2100 रुपए लायक है? अरे हमें स्वास्थ्य दो, हमें शिक्षा दो, फ्री शिक्षा दो। आज इतने बड़े इंस्टीट्यूट, इतने बड़े कॉलेज खुले पड़े हैं जिनमें लाखों लाखों फीस है, आप उनको संरक्षण कर रहे हैं। कई लाख फीस है, आप उन करोड़ों फीस है भाई साहब, करोड़ों फीस है, उनको संरक्षण कर रहे हैं आप। मैं ये कहता हूं आप उनको संरक्षण कर रहे हैं, आप हमें नहीं कर रहे, आप उनको उनका संरक्षण कर रहे हैं जो ये लाखों और करोड़ों में फीस ले रहे हैं। आप फ्री शिक्षा दें, आप फ्री स्वास्थ्य पे काम करें। नहीं चाहिए आपका फ्री 2100 रुपए, नहीं चाहिए राशन फ्री, रोजगार दें, रोजगार दें, रोजगार। एक और, मैं ये राजनीतिक बातें चली रही हैं तो मैं एक और राजनीतिक सवाल पूछ लेता हूं आपसे जी, कि जब फ्री शिक्षा, और क्योंकि ये शिक्षा वाली ना बहुत मतलब पहले से चलता हुआ आ रहा है, भारत को इस तरीके से दिखाया जाता है कि भाई हम अभी बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। तो उसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का जो अभाव है, क्या उसकी वजह से भी थोड़ा पिछड़े हुए हैं या गरीब हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है। जब हम शिक्षित होंगे तो हम गरीब नहीं रहेंगे, हमें रोजगार भी मिलेगा और उत्पन्न भी कर सकते हैं रोजगार अपना और लोगों के लिए भी। जितना हमारे बुद्धि का विकास होगा उतने हमारे रास्ते खुल जाएंगे। आप शिक्षा दें हमें, आप स्वास्थ्य दें हमें। आज मैं अभी हमारे कल एक प्रोग्राम में थी, लेडीज रेखा गुजर करके, उसने अपने भाई के लिए अब अपना वो ट्रांसप्लांट कर दिया, लीवर। यदि उसके पास पैसे होते, करोड़ों अरबों पैसे होते, तो वो पैसे से करा लेता, बड़े बड़े लोग करा लेते। वो बेचारी गरीब है, उसने अपना एक अंग दे दिया अपने भाई के खातिर। स्वास्थ्य यदि हमारे सही होता, स्वास्थ्य विभाग यदि सही होता, स्वास्थ्य पे हमारे नेतागण काम करते, हमारे राजनीतिक लोग काम करते, तो शायद ये ऐसी समस्याएं नहीं आती। देखिए, ये भी बड़ा मुद्दा है कि जब किसी नेता को कोई भारी बीमारी होती है, मतलब, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में हम ऐसा सोचते हैं कि हमें वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर देखा जाए तो सरकार के पास तो मतलब एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अच्छा पैसा भी होता है, वो अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। तो कहाँ लचेरपना आ रहा है? क्या मतलब भाई, दो मुंह। आप दुमही का नाम लेते हो, वो 6 महीने 10 से चलती है, 6 से सुना है हमने, चलती हमने नहीं देखी लेकिन सुना है। तो ये दो मुंह वाली बातों से कि आप सरकारी भी रखोगे, आप प्राइवेट भी रखोगे, तो लचीलापन तो आएगा। एक ही कर दो ना, या तो आप प्राइवेट ही कर दो सबको,
और उसमें अपना योगदान कर दो, अपना कंट्रोल होना चाहिए, अपना कंट्रोल कर दो, या सबको सरकारी कर दो, प्राइवेटों को खत्म कर दो, उसमें अपना योगदान पूरा कर दो और उसे जनहित में कर दो, समाजहित में कर दो। इसी तरह शिक्षा, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, क्यों? ये रोजगार है, ये धंधे हैं, ये धंधे बनवा रखे हैं। सरकार चाहे कोई, मैं तो ये कहता हूं, आपने कहा योगी मोदी जी के भी ये धंधे हैं, पहली जो सरकार है उनके भी ये धंधे थे। मतलब इस शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल, इन पे बिल्कुल, मतलब आपको लगता है इनमें कितना नंबर देंगे? अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी हम हैं, शिक्षा के मॉडल को आप देखते हैं और स्वास्थ्य के मॉडल पे नहीं, अब इसमें आप क्या कंपैरिजन करना चाहते हैं कि प्राइवेट या नहीं सरकारी पे? यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं और सरकारी जो अस्पताल हैं, उसमें आप योगी सरकार जो चल रही है अभी, उसको कितना नंबर देंगे कि भाई क्या काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं, अभी स्वास्थ्य पे यदि आप बात करेंगे तो हमारे दनकौर में जो चिकित्सा का वो है, सरकारी अस्पताल है। अब आप उसमें 1 रुपए की पर्ची में इलाज तो कराने जाएंगे, लेकिन आप 1 रुपए की पर्ची में आप 1 रुपए जैसी ही गोलियां लेके आएंगे। आपके अभी वहां हार्ट अटैक हो जाए या आपके लीवर में कोई दिक्कत आ जाए, आपके ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाए, तो आपके दनकौर अस्पताल में आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब आ जाइए आप अपनी बड़ी अस्पतालों में, अब आप कहेंगे कि इसके लिए एम्स है, आप यही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एम्स में क्या जाते ना हमारे साथ वो होता है? नहीं, अब वो एक रह गया ना, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ से भी आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, है ना? तो वहां गलियों में, वहां रोडों पे मरीज पड़ा है, सर्दी में बहुत, इसलिए प्राइवेट में जा रहा है, और प्राइवेट में जा रहा है तो वहां करोड़ों रुपए दे रहा है, इसलिए मैं 0 नंबर दूंगा। तो ये मतलब स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे कोई भी पार्टी है, सभी के लिए मैं 0 ही नंबर दूंगा। शिक्षा में तो अभी मुझे लगता है काफी कार्य हो रहा है, जो छोटे स्कूल हैं वो उनका सौंदर्यकरण भी हो रहा है। अच्छा देखो, मैं प्राइवेट क्यों है, फिर प्राइवेट क्यों है? आप अपने बच्चों को गांव के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? कहीं तो कुछ ना, मैं मानता हूं साफ सफाई हो रही है, इतना डेवलप हुआ है, थोड़ा साफ सफाई बढ़ी है, थोड़ी शिक्षित टीचर बढ़े हैं, मानता हूं, लेकिन वो तरीका नहीं है जो तरीका पढ़ाई का होना चाहिए। जो हम 10,000 और 1 करोड़ या 1 लाख रुपए फीस वाले स्कूल में जो हमें मिला, जबकि उन स्कूलों से अच्छे शिक्षित योग्य सरकारी स्कूलों में टीचर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य, उन पे कमांड वो नहीं है सरकार की जो कमांड होनी चाहिए, जिस तरफ हमें चलना चाहिए। जिसलिए जब हमें ये लगेगा कि हाँ, आज सरकारी स्कूलों पे ये कमांड है सरकार की कि शिक्षा हमें वो मिलेगी जो हम 1 लाख रुपए फीस देके भी लेते हैं, वो शिक्षा हमें यहाँ पे मिलेगी, उस दिन ये जो प्राइवेट स्कूल है वो बंद हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जब जैसे ये MP MLA और जो ये निगम पार्षद, ये सारे नेता हैं या अधिकारी हैं, इनके बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में जाएं तो सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो सकता है? मैं ये नहीं कहता कि इनके ही बच्चे सरकारी स्कूलों में जाए, मैं कह रहा हूं कि ये इनके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, इनके भी जाए ना, नहीं कि हमारे इनके भी नहीं जाए, इनके भी नहीं जाए और मेरे भी ना जाए, एक ही कर दो ना स्कूल, सरकारी प्राइवेट करो, क्यों सरकारी कर दो, सरकारी कर दो सबको। मतलब आपका कहने का मतलब है सबके ही जाएंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सरकार के हाथ में होनी चाहिए, फिर तो सबके ही जाएंगे, इनके या मेरे नहीं, सबके ही जाएंगे एक जैसे में। और जब एक जैसे स्कूल में जाएंगे, एक जैसे स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे, तो एक जैसा ही मिलेगा सबको, एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, एक जैसी शिक्षा मिलेगी, एक जैसा कर दो ना। बिल्कुल, दो क्यों कर रखे हैं? ये प्राइवेटाइजेशन जो है कहीं ना कहीं दिक्कत, या तो सभी को सरकारी कर दो या सभी को प्राइवेट कर दो। नहीं सर, सबको प्राइवेट करने की तो कह ही रहे हैं कि कर दो भैया, फिर क्यों वावा ले रहे हो कि 1 रुपए की पर्ची में इलाज दे रहे हैं, हम वावा दे रहे हैं ना, झूठी है ना। राशन दे रहे हो, 2100 रुपए दे रहे हो, क्यों ले रहे हो भाई, क्यों दे रहे हो? क्यों 1 रुपए की पर्ची से इलाज हो रहा है क्या? अभी मेरे हार्ट अटैक हो जाए, 1 रुपए की पर्ची से इलाज हो जाएगा क्या?
तो प्राइवेटों को बंद कर दो, सरकारियों को सुधार दो। जब प्राइवेट बंद हो जाएंगे, ना तो इनके बच्चे उसमें जाएंगे, ना मेरे बच्चे उसमें जाएंगे, ना आपके उसमें जाएंगे, सबके ही एक जैसे में जाएंगे। एक चीज और हो सकती है कि एक देश एक कानून की बात करेंगे, लेकिन एक जैसी सब चीजें नहीं करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा में, स्वास्थ्य और शिक्षा एक जैसी नहीं करेंगे, ये दोगलापन नहीं, अच्छा नहीं है। ये समस्याएं बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिवली अगर देखें तो कार्य भी हो रहा है धीरे धीरे। अब ग्रामीणों की जब बात करते हैं हम, तो असली जो भारत है वो गांव में ही बसता है। और इसी तरीके की चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। और मैं चाहूंगा कि इसी तरीके की चर्चा हम एक बार फिर करें, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई जी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।